Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series. हेलो फ्रेंड्स, सीजीपीएससी ई ज्ञान में आपका स्वागत है और मैं हूं शारदा। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग। बैंकिंग में देखिए, बैंकिंग की शुरुआत कहां से हुई थी। बैंकिंग की शुरुआत जो है पश्चिमी देशों में पहले शुरू हुई थी, ठीक है। और भारत को जो है बैंकिंग दुनिया से परिचय किसने कराया? ब्रिटिशों ने करवाया। कब? 17वीं शताब्दी में जो है ब्रिटिशों ने भारत को बैंकिंग की दुनिया से परिचय करवाया। और साथ ही आज के समय में, वर्तमान समय में भारत जो है विकासशील देशों में बैंकिंग सिस्टम में बहुत ही अच्छे पायदान पर है, ऐसा है। और साथ ही वो अपने आप को दिन ब दिन अच्छा करने की कोशिश कर रहा है विकासशील देशों के अनुसार, तो वो बहुत ही अच्छे पायदान पे है। तो आज मैं आप लोग को पूरा बैंकिंग सिस्टम हमारा क्या है, कैसा है, मैं वही बताने वाली हूँ। तो चलिए देखिए, बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग संस्थाएं, मतलब ये क्या है आपका बैंकिंग एंड नॉन बैंक इंस्टीट्यूशन जो है एक वित्तीय बैंक, एक वित्तीय संस्थान जो विभिन्न किस्म के डिपॉजिट स्वीकार करता है और उन्हें संभावित कर्जदार को देता है और इसके साथ ही जमाकर्ताओं को अपने खाते से अपना पैसा चेक से निकालने देता है, वह बैंक। बैंक क्या होगा? मतलब जहां वो डिपॉजिट स्वीकार कर रहा है, ओके, एंड संभावित कर्ज को देता है और इसके साथ ही जमाकर्ता को जो है अपने खाते से अपना पैसा चेक के रूप में निकालने देता है। तीन चीजें इसमें आ रही है क्या? एक तो डिपॉजिट स्वीकार करता है, दूसरा वो उसको कर्ज भी दे सकता है, तीसरा ये कि अगर उसने जमा किया है तो अपने पैसे को जो है चेक के थ्रू निकलवा भी सकता है। ये तीनों सिस्टम होने की वजह से क्या होता है? ये एक बैंक कहलाता है। बैंक में ये तीनों बातें होती है तो वो एक बैंक है। वहीं आपका गैर बैंकिंग संस्थान क्या होगा? मतलब नॉन बैंक इंस्टीट्यूशंस क्या होंगे? ये देखिए, अगर वित्तीय संस्थान यह सभी काम करता है, लेकिन ये कौन सा काम? ये सारे काम करता है लेकिन अपने जमाकर्ताओं को चेक जारी नहीं करता और अपने डिपॉजिट से अपना पैसा नहीं निकालने देता, तो वह एक गैर बैंकिंग संस्थान। मतलब सारे काम कर रहा है लेकिन वो क्या नहीं करने दे रहा है? चेक जारी नहीं करता है ना, चेक जारी नहीं करता है और डिपॉजिट से पैसा निकालने नहीं देता है। एक तो चेक भी जारी नहीं कर रहा है, ऊपर से डिपॉजिट है उसमें से पैसा भी निकालने नहीं दे रहा है, तो इस कंडीशन में ये क्या होगा? ये गैर बैंकिंग संस्थान कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा? गैर बैंकिंग संस्थान। क्लियर है कि बैंक में क्या चीजें होंगी? डिपॉजिट होगा, स्वीकार किया जाएगा, कर्ज दिया जाएगा और अपने जमा पैसे को जो है चेक के रूप में निकाल सकते हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा? बैंक। और वही जो है ये सारी चीजें होने के बावजूद भी है क्या होगा? चेक तो जारी नहीं होगा, प्लस अपना पैसा निकालने का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा? गैर बैंकिंग संस्थान। ओके, देखिए, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज क्या है, एनबीएफसीएस क्या है, मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि एनबीएफसी जो है उसका एक डेफिनेशन है, ठीक है। एनबीएफसी कंपनी एक्ट 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी है। कैसी कंपनी है ये? कंपनी एक्ट 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी है और यह ऋण और अग्रिम शेयरों या स्टॉक्स या बॉन्ड्स या डिबेंचर्स या सरकार या स्थानीय सरकार द्वारा जारी सिक्योरिटी या बिक्री योग्य अन्य सिक्योरिटी अर्जित करने, पट्टे पर लेन देन, किराए पर खरीद बिक्री, बीमा व्यवसाय में, चिट व्यवसाय में शामिल होती है। ये सारी चीजें शामिल होंगी किसमें? ये आपके कंपनी एक्ट के तहत। लेकिन इसमें वह संस्थान शामिल नहीं होते जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य, औद्योगिक गतिविधियां, अचल संपत्तियों की बिक्री, खरीद या निर्माण होता है। मतलब इनमें शामिल होने वाली चीजें ये हैं और ये सारी चीजें इसमें शामिल नहीं होंगी। जैसे कि एनबीएफसी कंपनी किसके तहत है? 1956 के कंपनी एक्ट 1956 के तहत है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें शामिल है? ऋण और अग्रिम शेयरों, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सरकार या स्थानीय सरकार द्वारा जारी सिक्योरिटी या बिक्री योग्य अन्य सिक्योरिटीज, जो भी बिक्री योग्य अन्य सिक्योरिटीज है वो, पट्टे पर लेन देन, किराए पर खरीद बिक्री, बीमा व्यवसाय में या चीट व्यवसाय में, ये सारी चीजें जो है आपका इस एनबीएफसी के तहत शामिल होता है। लेकिन अगर ये जो संस्थान है, अगर इसमें, लेकिन इसमें वो संस्थान शामिल नहीं होंगे, कौन कौन से? जिनका मुख्य व्यवसाय क्या क्या है? कृषि कार्य, औद्योगिक गतिविधियां, अचल संपत्तियों की बिक्री, खरीद, निर्माण, ये सारी जो संस्थान है ये इसमें शामिल नहीं होंगे, है ना। वैसे ही आपका क्या है? एक गैर, जैसे कि एक और चीज क्या कि गैर बैंकिंग संस्थान जो एक कंपनी होता है ना, जिसका मुख्य व्यवसाय क्या है?
किसी भी युक्ति या इंतजाम या किसी अन्य तरीके से डिपॉजिट लेना है और किसी भी प्रकार से ऋण से मतलब किसी भी प्रकार से ऋण देता है, वह भी एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। कहने का मतलब क्या है आपका कि वो भी डिपॉजिट स्वीकार कर रहा है, किसी भी तरह की युक्ति का इंतजाम कर रहा है ना, वो भी एक प्रकार से ऋण दे रहा है। इस कंडीशन में वो भी क्या है, एनबीएफसी कंपनी है। ठीक है, तो क्लियर हुआ एनबीएफसी क्या है, उम्मीद कर रही हूँ कि क्लियर होगा। चलिए इसके देखते हैं कि एनबीएफसी के कार्य क्या क्या है। देखो एनबीएफसी बैंकों के कार्य ये भी बैंकों की तरह ही काम करते हैं, लेकिन इसके काम थोड़े से डिफरेंट है। जैसे कि एक एनबीएफसी जो है डिमांड डिपॉजिट जो जमा पर उपलब्ध होते हैं, है ना, स्वीकार नहीं कर सकता। ये क्या नहीं स्वीकार कर सकता, डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे कि सेविंग्स और करेंट अकाउंट, ये क्या नहीं कर सकता, सेविंग्स और करेंट अकाउंट नहीं स्वीकार कर सकता, डिमांड स्वीकार नहीं कर सकता, यानी कि सेविंग्स और करंट अकाउंट वगैरह। ठीक, दूसरा इसका काम क्या है कि यह भुगतान और निपटारा प्रणाली का भाग नहीं है, इससे यह अपने ग्राहकों को चेक जारी नहीं कर सकता। एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि बैंक जो हमारा बैंक है और ये जो एनबीएफसी मतलब कंपनीज वगैरह हैं, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तरह से इसका काम ही, इनके काम करने का जो तरीका है वही इनके बीच का क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो भुगतान, ये क्या है, भुगतान और निपटारा प्रणाली का भाग नहीं है। ठीक है, इससे यह अपने ग्राहकों को चेक जारी नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि न तो भुगतान करते ना निपटारा प्रणाली का भाग है, इसलिए ग्राहकों को क्या है, चेक जारी नहीं कर सकता। तीसरा ये काम है कि बीमा डिपॉजिट सुविधा एनबीएफसी डिपॉजिटों में उपलब्ध नहीं होती, जैसे कि यह बैंकों में होती है। हमने पहले से ही पढ़ा है कि बैंकों में हम कोई चीज डिपॉजिट करते हैं तो वहां चाहे तो अपन कर्ज ले सकते हैं और समय आने पर उसे निकाल भी सकते हैं, तो वो हमारा क्या है, बैंक है। लेकिन एनबीएफसी में जो है ये सारी सुविधाएं नहीं होती है। तो ये क्या है आपका एनबीएफसी के कार्य। पहला कार्य ये कि डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं करता, और दूसरी बात ये कि भुगतान और निपटान प्रणाली का भाग नहीं है, है ना। तीसरी ये कि ये जो है डिमांड डिपॉजिट एनबीएफसी डिपॉजिटों में उपलब्ध नहीं होती। ये सारी चीजें क्या है, ये तीन जो है इसके कार्य है एनबीएफसी के। वहीं अगर हम देखें कुछ फैक्ट है कि आरबीआई कानून 1934 के तहत, ठीक है, आरबीआई कानून 1934 के तहत एनबीएफसी को आरबीआई के पास पंजीकरण करवाना होता है। मतलब एनबीएफसी किसके पास पंजीकृत कराएगा, आरबीआई के पास, है ना। कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड एक कंपनी अगर एनबीएफसी का काम करवाना चाहती है तो उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसका ब्यौरा है कि कंपनी एक्ट 1956 के तहत अगर कोई रजिस्टर्ड एक कंपनी अगर एनबीएफसी का काम करना चाहती है, रजिस्टर्ड रहेगा और वो एनबीएफसी का काम करना चाहती है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, कम से कम 25 लाख रुपए होना चाहिए, कम से कम 25 लाख रुपए। लेकिन ये पहले था, वर्तमान में अभी कितना है, यानी कि 21 अप्रैल 1999 से जो है इसे बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया। पहले कितना था ये अमाउंट, 25 लाख था, लेकिन 21 अप्रैल 1999 से इसे बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया है। ठीक, इनके पास जो है ये चीजें होनी चाहिए कि 25 लाख रुपए का नेट ऑन फंड, एनओएफ जिसे बोल रहे हैं, क्या, एनओएफ, नेट ऑन फंड होना ही चाहिए। इसको क्या बोला जाएगा, नेट ऑन फंड बोला जाएगा। ठीक, आरबीआई में रजिस्टर्ड एनबीएफसी को एसेट फाइनेंस कंपनी एएफसी, एसेट फाइनेंस कंपनी एएफसी, इन्वेस्टमेंट कंपनी आईसी और लोन कंपनी एलसी के रूप में पुनर्वर्गीकृत कर दिया गया है। मतलब आरबीआई में ये रजिस्टर्ड है, तो एनबीएफसी को 2006 से किन के रूपों में वर्गीकृत किया गया है, एएफसी, एसेट फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, आईसी और एलसी आपका लोन कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया। क्लियर कि वो एनबीएफसी के कार्य है। ठीक, और ये क्या है, कुछ उसके नियम है एनबीएफसी के लिए कि वो आरबीआई के तहत ही जो है क्या होगा, पंजीकृत होगा, है ना। और 1956 के जो कंपनी एक्ट है उसी के तहत जो है इसका रजिस्टर्ड है। अगर वो एनबीएफसी के रूप में काम करना चाहती है तो उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि 25 लाख रुपए कम से कम अमाउंट होना चाहिए था, पहले था, लेकिन 21 अप्रैल 1999 से ये किया गया कि इसमें 2 करोड़ होने चाहिए। इससे जो है किन के रूपों में वर्गीकृत किया, मतलब इस तरह से जो अमाउंट डिसाइड किया गया उसको क्या बोलेंगे, नेट ऑन फंड होना चाहिए, एक तरह से ये कहा जाता है। और इसको किस रूप में, आरबीआई में अगर रजिस्टर्ड एनबीएफसी को किन के रूपों में 2006 से पुनर्वर्गीकृत किया गया है कि एसेट फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी, इन रूपों में जो है इनको वर्गीकृत किया गया है। ओके, देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब आरबीआई। हमने तो देख लिया बैंक क्या है, एनबीएफसी क्या है, अब हम देखते हैं रिजर्व बैंक।
आरबीआई क्या है आपका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। किस एक्ट के तहत? सीबीआई एक्ट 1934 के तहत, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तहत हुई थी। रूप इसका कैसा था उस टाइम पे? ये निजी बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। कार्य क्या था? कार्य से मतलब ये है कि इसको बैंक के रूप में तो स्थापित किया गया था, जो बैंक के सामान्य कार्य होते वो तो करता ही था। इसके अलावा दो विशेष कार्य जो इनको करना था वो ये है कि भारत में विद्यमान बैंकों का नियमन तथा नियंत्रण करना, बैंकों का नियमन तथा नियंत्रण करना, स्पेशली ये कार्य था। और दूसरा ये कि सरकार के बैंक की भूमिका निभाना। सामान्य कार्य कर ही रहा था, जैसे कि हम आज अपने किसी बैंक में जाते हैं तो लोन, वहां से लोन ले या अपने पैसा जमा करे या जो भी करना है वहां से हम कर सकते हैं, वैसा कार्य भी करता था। लेकिन साथ ही दो और चीजें क्या इंक्लूड थी इसमें कि ये भारत में विद्यमान बैंकों का नियमन तथा नियंत्रण करेगा और साथ ही बैंक, सरकार के बैंक की जो है भूमिका निभाएगा। ठीक, वही जो है इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है। कब होता है राष्ट्रीयकरण? 1949 में। 1949 में जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया तो इसका जो पूरा स्वामित्व निजी क्षेत्र में था उसको जो है पूरा ले लिया गया और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, और इसको किस रूप में स्थापित किया गया? केंद्रीय बैंकिंग निकाय के रूप में, सेंट्रल बैंकिंग बॉडी के रूप में इसको स्थापित किया गया। ठीक है, ये क्या है अपना? आरबीआई। अब आरबीआई तो हो गया। आरबीआई के कुछ काम भी थे। क्या काम थे? जैसे कि इसका पहला काम ये है कि निर्गम एजेंसी मींस इश्यूज एजेंसीज में जो है जो भी सभी करेंसी या सिक्कों का निर्गमन होता है वो कौन करता है? आरबीआई करता है। जो भी करेंसी है या सिक्के हैं उसको कौन निर्गमित करेगा? आरबीआई। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? 1 रुपए से जो भी 1 रुपए का जो नोट है वो कौन निर्गमित करता है? वित्त मंत्रालय करता है। लेकिन उससे ऊपर के जो भी नोट है वो या सिक्के हैं वो कौन निर्गम करेगा? आरबीआई करेगा। ठीक, दूसरा इसका कार्य क्या है? वितरणकारी एजेंसी, डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी के रूप में कैसे कार्य करेगा? ये जो है आरबीआई एक तो अपना प्लस सरकार द्वारा से तात्पर्य क्या है आपका? वित्त मंत्रालय। सरकार का यहाँ पे मतलब क्या है? वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गमित नोटों व सिक्कों का वितरण करता भी है। मतलब निर्गमित तो करता है प्लस उनको जो है पहुंचाने का काम, लोगों तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है ना? अपने द्वारा जारी किए गए नोट व सिक्के को भी और प्लस सरकार के द्वारा जारी किए गए नोट व सिक्के को भी जनता तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? आरबीआई। वही तीसरा क्या है? बैंक, सरकार का बैंक, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये क्या होगा? सरकार के ऋण का प्रबंधन, उसके द्वारा किए गए ट्रेजरी बिलों की खरीदी इत्यादि। कौन कौन सा? सरकार के ऋण का प्रबंधन कौन करता है? आरबीआई। हमने पढ़ा था पिछले अपने टॉपिक्स में कि सरकार को ऋण की जरूरत पड़ती है ना? तो कौन उसके लिए कुछ अपने पेपर्स को बेचता है, सिक्योरिटीज पेपर है या ट्रेजरी बिल है, इन सबको बेचता है। तो किसके थ्रू बेचेगा? कौन बेचेगा? कि सरकार डायरेक्ट आके बेचेंगे? नहीं। कौन बेचता है? इनका माध्यम कौन बनता है? आरबीआई बनता है इसका माध्यम। और वो क्या करता है? सरकार के जो है ऋण का प्रबंधन करता है, उसके द्वारा किए गए ट्रेजरी बिल की खरीदी इत्यादि इन सभी का कार्य करता है कौन? आरबीआई। चौथा ये है कि अंतिम घड़ी का बैंक मतलब क्या है? बैंक ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब ये है कि आरबीआई देश में कार्य करने वाले सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, एससी